हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस लेसन का जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग चैप्टर वाइज लेके चल रहे हैं। बीच में थोड़ा सा समय लग गया, कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण वीडियो नहीं छोड़ पा रहे थे, उसके लिए सॉरी। अब रेगुलर रूप से छोड़ा जाएगा। आज हम लोग लेसन 3 करेंगे, लेसन 2 तक हो गया है। यह है ताम्रपाषाण कृषक संस्कृति। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो ये एनसीईआरटी को आप लोग को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इसका रिव्यू आगे ही दे दिया गया है चैनल पर, और 2 लेसन ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। नहीं देखे हैं तो उससे देख लीजिएगा। वीडियो के साथ बने रहिए और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अध्याय 3 का ये ताम्रपाषाण कृषक संस्कृति के बारे में आज पढ़ते हैं, ठीक है। इससे आगे 2 जो वीडियो डाला गया है इसका 2 लेसन का, उसको आप लोग उम्मीद है देख लिए होंगे, और नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इस एनसीईआरटी किताब को अब रेगुलर रूप से ले रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, है ना। तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि आप लोग को इसमें अच्छी तरह से दिख सके। देखिए, ताम्रपाषाण युगीन बस्तियाँ, ठीक है। इस लेसन की शुरुआत होता है। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन देखिए सीधा सीधी बन रहा है कि धातु में सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग हुआ, तो तांबे का प्रयोग हुआ। पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्रपाषाण काल, चाल्कोलिथिक युग कहते हैं, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। तीसरा पॉइंट है, भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई है, जिसमें दक्षिण पूर्व राजस्थान के आहार और दूसरा गिलुंद प्रमुख है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरन की खुदाई हुई है, ठीक है। मतलब इन जगहों से जो है ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुई है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ताम्रपाषाण युग की सबसे विस्तृत उत्खनन कौन से भूभाग में हुई है, तो पश्चिमी महाराष्ट्र में, ठीक है। जिसके प्रमुख पुरास्थल अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और देमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव स्थित है, जबकि नासिक गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा के बाएं तट पर स्थित एक पुरास्थल है। ये सभी पुरास्थल जारवे संस्कृति से संबंधित है। जितने पुरास्थल मिले हैं ये सब जारवे संस्कृति से संबंधित है, ठीक। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हम लोग ऊपर में अभी पढ़ा उसको यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी दर्शाया गया है, जिसको हम लोग जूम करके देख लेते हैं। देखिए, इन सब जगहों में के बारे में हम लोग अभी ने पढ़ा, ऊपर में दिया हुआ है। इस किताब का ही खूबी है कि प्रत्येक चीज़ को जो है ये पिक्चर के माध्यम से और फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाया है। तो लेसन काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, पुश करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको तो हम लोग आगे पढ़ लिए हैं, तो अगला पेज में हम लोग चलते हैं। ये फ्लो चार्ट के द्वारा फिर दर्शाया गया है कि ताम्रपाषाण युग के स्थल, देखिए, बलूचिस्तान, सिंधु, राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इतने भागों में विभक्त था, ठीक है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान सभ्यता, जो कि मेहरगढ़, यहाँ से नाल, कुल्ली और क्वेटा मिला। फिर सिंधु में आमरी सभ्यता और कोट दीजियान सभ्यता था, ठीक है। इसी प्रकार राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। उत्तर पूर्वी में सोपी सभ्यता जो कालीबंगा तक विस्तृत है। उत्तर पूर्वी में गणेश्वर सभ्यता गणेश्वर में, और दक्षिण पूर्वी में बनास सभ्यता, आहार व गिलुंद जो इलाका था उन सब में ये विस्तृत था।
पश्चिमी महाराष्ट्र में सवालदा सभ्यता जो जरवे में था। जरवे सभ्यता में जरवे, जिसमें दामाबाद, इनामगांव, नवासा और सोंगावोन ये सब इलाका आता था। पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखें तो मालवा सभ्यता, जिसमें दंगवाड़ा का था। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में आर्चर क्लाड पॉटरी सभ्यता, और यह अंतरजी खेड़ा, लाल किला, सही यहाँ इस क्षेत्र में विस्तृत था। ठीक है, फिर कुछ स्थल के बारे में दिया गया है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। देखिए, ताम्रपाषाण कालीन स्थल, जिसमें नवादा टोली जो राज्य का है, ये महाराष्ट्र में है, और प्राप्त साक्ष्य यहाँ से इस स्थल का उत्खनन HD संकालिया द्वारा किया गया। महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। यहाँ से चित्रित काले मृदभांड मिले हैं। ठीक है, चित्रित काले मृदभांड कहाँ से मिले हैं? तो वो महाराष्ट्र के नवादा टोली जिले से मिला है। ठीक, दूसरा है ताम्रवती, राजस्थान। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद रेखिक चित्र से सजे रहते हैं। ठीक है, तीसरा है दोमाबाद, महाराष्ट्र। दोमाबाद महाराष्ट्र में देखें तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे के 4 प्रमुख वस्तुएं, रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडा और हाथी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये 4 चीज़ मिला है कहाँ से? दोमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुए है। कलश समाधान के प्रमाण मिले हैं। कलश घरों के फर्शों के नीचे रखने का प्रमाण मिले हैं। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोमाबाद महाराष्ट्र। देखिए यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से तांबे के 4 प्रमुख वस्तुएं मिले हैं। ये क्या क्या है? रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडा और हाथी। उसके बाद कलश समाधान। ठीक है, कलश समाधान क्या था कि जब कोई मनुष्य का मृत्यु हो जाता था तो उसको वहाँ पर उस समय में जलाया भी जाता था और उसको मिट्टी में दफनाया भी जाता था। तो यदि जलाया गया तो उसके राख जो होते थे उसको एक कलश में, मिट्टी के कलश में, उसके राख मतलब हड्डियों को डालकर और उसको घर के किसी फर्श में कोई कोना में उसको गाड़ दिया जाता था। ठीक है, उसी को कलश समाधान मिले है। देखिए, कलश घरों के फर्श के नीचे रखने के प्रमाण भी मिले हैं, वही वाला बात है। और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल भी है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल यदि पूछे तो क्या है? महाराष्ट्र का दोमाबाद। ठीक है, फिर चौथा है इनामगांव, महाराष्ट्र। कच्ची मिट्टी के मनके हुए गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, प्रत्येक ये जितना भी इस तरह का बॉक्स में दिया रहता है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और इस किताब का ही खूबी है कि एक तो NCERT है पूरा का पूरा, और फिर इम्पोर्टेंस को ही बहुत अच्छा से कलेक्शन किए हैं। 5वां है नवासा, महाराष्ट्र। ये पटसन का प्रथम साक्ष्य यहाँ से मिला है। वो लाल तल पर काली डिजाइन वाली चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। अधिकतर देखेंगे तो महाराष्ट्र में ही है। देखिए, महाराष्ट्र नवाटोली, महाराष्ट्र दोमाबाद, महाराष्ट्र इनामगांव, महाराष्ट्र नवासा। सिर्फ एक है ताम्रवती, राजस्थान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट है, कई ताम्रपाषाणिक स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में के गंगा तटवर्ती चिरांद के अतिरिक्त वर्धमान जिले के पांडु, राजराडिबी और पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय स्थान है। मैंने और बहुत सारे स्थान के बारे में बताया है। ठीक है, इसी प्रकार फिर बिहार का सोनपुर, आपका सोनूवार और ताराडी एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडी और नरहन भी प्रमुख है। मतलब बिहार के इन सब इलाके से ताम्रपाषाणिक स्थल मिले हैं। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती है, अर्थात जो है तांबा वाली जगह। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आहार का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती, अर्थात तांबा वाली जगह। आहार संस्कृति काल इसका जो है 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। फिर आता है गिलुंद, आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलता है।
तथा बालाथल से टेराकोटा के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। जूम करके ले रहे हैं वीडियो ताकि आप लोग को आसानी हो देखने में और पढ़ने में भी। नेक्स्ट है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि करते थे। ठीक है, मतलब इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जो थे अधिकतर पशुपालन और कृषि पर निर्भर थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस रखते थे तथा हिरण का भी शिकार करते थे। ठीक, अगला पॉइंट है वे लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि के अलावा कई दलहनी फसलों भी पैदा करते थे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ताम्रपाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। ठीक है, इनका प्रयोग कभी कभी होता था। कहने का तात्पर्य है कि पक्की ईंट का प्रयोग ज़्यादा नहीं हुआ है, अधिकतर कच्ची ईंट का हुआ है। पक्की ईंट का प्रयोग हम लोग देखेंगे जब हड़प्पा सभ्यता आया तो उस समय से पक्की ईंटों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। प्राय जितने भी घर मिले हैं वो सब पक्की ईंटों के मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, और इन सब क्षेत्रों में कच्ची ईंट और प्राय मिट्टी के ही घर बनाए जाते थे। ठीक है, अगला है आहार के लोग जो है पत्थर से बने घरों में रहते थे। देखिए, आहार एक जगह था जहाँ से पत्थर से बने में रहते थे। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 जरवे स्थलों में गोदावरी के तट पर अवस्थित दमाबाद सबसे बड़ा है। ये लगभग 20 हेक्टेयर में विस्तृत है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। दमाबाद का जो जरवे संस्कृति का जो दमाबाद है ये 20 हेक्टेयर में फैला हुआ था, जिसमें 4000 लोग निवास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दमाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धियों के लिए है। दमाबाद किस लिए विख्यात था? ज़्यादा कांसे की वस्तुएं वहाँ से मिला है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि देखिए बोल सकता है कि कांसे की वस्तुएं सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है? दमाबाद। ठीक है, और वही कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला पॉइंट है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन थे, जिनमें इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक लोग घर और कई कब्रें पाए गए हैं। यह बस्ती किलाबंदी है तथा खाई से घिरी हुई है। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र का जो आरंभिक ताम्रपाषाणिक स्थल थे, इनमें इनाम गांव का भी महत्वपूर्ण महत्व है। ठीक है, बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसमें 100 से अधिक घर मिले हैं, कई कब्र मिले हैं, और ये एक मुख्य बात इसमें यह है कि ये पूरा का पूरा किलाबंदी किया हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है महाराष्ट्र में लोग मृतक के अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर ही उत्तर दक्षिण दिशा में जो है गाड़ देते थे। इसको हम लोग आगे भी ऊपर में भी पढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। इनाम गांव में मातृदेवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, देखिए इनाम गांव भी महाराष्ट्र में है। ऊपर हम लोग जो बॉक्स वाला ये में पढ़े थे, तो यहाँ से क्या मिला है? मातृदेवी की मूर्ति इनाम गांव से। ठीक है, अगला पॉइंट है ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण से परिचित थे, मतलब वो लोग वस्त्र निर्माण करने जानते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है मालवा राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी के वृषभ आकृतियाँ ये सूचित करता है कि वृषभ अर्थात सांड धार्मिक पक्ष का प्रतीक था। ठीक है, देखिए वृषभ जो है कुबड़ वाला सांड जो होता है वो धार्मिक पंथ का प्रतीक था। ये हम लोग को जानकारी मिलता है कि यहाँ से मिट्टी के वृषभ के बहुत सारे आकृति मिला है। ठीक है, कहाँ? मालवा राजस्थान से। अगला है कायथा के घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है।
कहाँ से पाया गया है? कायथा से। ठीक है। नेक्स्ट है गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से दर्शनीय है। ये राजस्थान के खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुन क्षेत्र के तांबे की समृद्धि के खान के निकट पड़ता है। अगला पॉइंट है इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं जैसे तीर के नोक, बर्छे के फलक, बस्तियां, स्लेट, कंगन, छेनी आदि प्राप्त हुआ है। ठीक है, मतलब गणेश्वर का ही बात कर रहा है, गणेश्वर जो जगह था। अगला है गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। उस समय हड़प्पा सभ्यता भी विकसित हो गया था और यहाँ से जो है तांबे की वस्तुओं का आपूर्ति करता था। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषि जीवी और मुख्यतः शिकारी जीवी थे। कृषि भी करते थे और शिकार भी करते थे। ठीक है। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है। ठीक है, मतलब हड़प्पा के पूर्व, आगे, जस्ट आगे, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। ठीक है, जस्ट इसके बाद हड़प्पा संस्कृति, मतलब देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो पूरी शहरी सभ्यता था। अब अचानक से तो बना नहीं होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बना है। तो ये जो ताम्रपाषाण युग था इस समय डेवलप हो रहा था बहुत सारा चीज़ों में। फिर हम लोग को देखेंगे जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो वो कितना उन्नत हो गया था, कितना उन्नत किस्म के उस समय वस्तुएं और कितने उन्नत किस्म के वो लोग रहन सहन था जो आज भी हम लोग फॉलो करते हैं उसको। तो वो सब हम लोग हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे। तो ये ताम्रपाषाण में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से समाज उन्नत हो रहा है। बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो यूज़ हो रहे हैं। ये आने वाले जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें हम लोग को फ़ायदा होगा ये सब चीज़ आगे जान लेने से। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ से गोरिक रंगीन मृदभांड OCP के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? गणेश्वर से ही। ठीक है, नेक्स्ट है कायथा संस्कृति लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थे। हड़प्पा सभ्यता जब विकसित हुआ तो उस समय कायथा संस्कृति भी दूसरे कहीं स्थान पर विकसित हो गया था। तो ये पूछ सकता है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के समकालीन कौन सा सभ्यता है? ऑप्शन दिया हुआ रहेगा कायथा संस्कृति, तो वही होगा। ठीक है, देखिए ये सब प्रश्न जो है दूसरा किताब में नहीं मिलता है, ये NCERT में ही मिलेगा और इसमें चूँकि NCERT को सेलेक्ट किया गया है इसलिए ये सब क्वेश्चन आसानी से इस किताब में उपलब्ध है। आप लूसेंट वगैरह देखिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएगा कि कायथा संस्कृति, ठीक ना, तो इसीलिए किताब बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके मृदभांडों के कुछ पाक हड़प्पाई लक्षण है परंतु साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखता है। नेक्स्ट है नवदा टोली, एरन और नगादा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से पाक पृथक मानी जाती है। ठीक है, माने उससे अलग था। नेक्स्ट है कई प्रकार के पाक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृति सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुए तथा इससे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न हुए। जैसे आगे हम लोगों ने चर्चा किया कि ये जो संस्कृति था ये धीरे धीरे और डेवलप हो रहा था, जो हड़प्पा संस्कृति को विकास और विकसित होने में बहुत सहायता प्रदान की। अगला है पॉइंट है ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। ठीक है, धीरे धीरे लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं रहते थे उन जगह पर गए और धीरे धीरे नगर का विकास हुआ उस स्थानों पर। नेक्स्ट है भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई। ठीक है, केवल जरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक ही जीवित रही। यहाँ हम लोग देखते हैं कि भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ जो है 1200 ईसा पूर्व
में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई थी। केवल जॉर्वे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही थी। ठीक है। अब नेक्स्ट है सोने के आभूषण केवल जॉर्वे संस्कृति में ही पाए गए हैं। ये भी देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। सोने के आभूषण कहाँ पाए गए हैं? जॉर्वे संस्कृति में। ठीक है। अब यहाँ पर एक बॉक्स में दिया गया है कि प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ अवधि और क्षेत्र कौन कौन से हैं। जैसे आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व राजस्थान के उदयपुर में ये विकसित हुआ। उसी प्रकार है कायथा संस्कृति 2000 से 18 ईसा पूर्व चंबल नदी के क्षेत्र में। सवालदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व महाराष्ट्र का धुलिया जगह में। प्रभास संस्कृति यह 2000 से 1400 ईसा पूर्व था, गुजरात का तटीय क्षेत्र में विकसित हुआ। मालवा संस्कृति यह 1700 से 1200 ईसा पूर्व का समय था और नर्मदा नदी क्षेत्र में विकसित हुआ। रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व गुजरात का तटीय क्षेत्र में। जॉर्वे संस्कृति ये 1400 से 700 ईसा पूर्व महाराष्ट्र का दमाबाद इनाम गाँव। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आहार संस्कृति। ठीक है। और ये जॉर्वे संस्कृति। ऐसे सब है मगर ये 2 जगह से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के लुप्त होने के कारण वर्षा की कमी मानी जाती है। मतलब वर्षा बहुत ही कम हो रहा था, जिस कारण उस जगह से ये सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन बस्तियाँ धीरे धीरे लुप्त हो गई, दूसरा जगह स्थानांतरित हो गई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व। ठीक है। पहला पॉइंट है ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजार का प्रयोग करते थे। इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। ऑब्वियसली है कि तांबे का प्रयोग सीख गया था, इसलिए तो ताम्रपाषाण अवस्था कहा गया। मतलब पत्थर के औजार बनाते थे, साथ ही साथ तांबे का भी प्रयोग ये लोग करने लगे थे। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले व लाल मृद भांडों का प्रयोग करते थे। ठीक है। चित्रित मृद भांडों का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के लोग थे। देखिए चित्रित मृद भांड मतलब मृद भांडों जो थे, मान लीजिए एक कटोरा बनाया गया है मिट्टी का, तो उसमें काले रंग का किया हुआ है और उसमें कुछ फिर आर्ट कर दिया है। ठीक है। जो खाना पकाने वो खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृद भांडों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोग ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। ठीक है। प्रायद्वीप भारत मतलब हमारा भारत का जो क्षेत्र है, इसमें बड़े बड़े गांव बसाए थे। किसने? ताम्रपाषाण काल के लोगों ने। वे पश्चिमी भारत में चावल पैदा करते थे तथा अन्न के साथ साथ मांस मछली भी खाते थे। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में कायथा और एरन तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। देखिए किलाबंद से यदि पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में कायथा, एरन, पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। ठीक है। अगला है शव की संस्कार विधियां भी भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम में रखा जाता था। वहीं देखते हैं तो पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्व भारत में आंशिक समाधान प्रचलन में था। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण संस्कृत मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कैसा संस्कृति थी, तो ग्रामीण संस्कृति थी। हड़प्पा सभ्यता जो आएगा वो शहरी सभ्य संस्कृति था। ठीक है। तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा। लोग तांबे में टीन को मिश्रित कर कांसे बनाने नहीं जानते थे इस समय। ठीक है। जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था। वो जो हड़प्पा सभ्यता आएगा उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता। उस समय ये कला उन लोगों ने सीख लिया था, परंतु इस समय नहीं सीखा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे। ठीक है। नगरों में कैसे रहेंगे, क्योंकि अधिकतर तो ग्रामीण सभ्यता ही था। ठीक है। फिर है
अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ जो है कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की थी। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि बहुत जगह है कि आगे है, मगर अधिकांश जो था उसके बाद विकसित हुआ। अगला पॉइंट है ताम्र निधियाँ और मृदभांड अवस्था क्या क्या था। देखिए 40 से अधिक ताम्र निधियाँ मतलब ताम्र उपकरणों के जखीरे प्राप्त हुए हैं, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड़ग, हापुर्ण, शूल, आदमी जैसे मोतियाँ आदि वस्तुएं मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेकर दक्षिण में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी हुई थी ये ताम्रपाषाण संस्कृति। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुए हैं, जिसमें 424 तांबे के औजार व हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर मतलब पतली सीट मिला है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया स्थान से। ठीक है, अब दक्षिण भारत लोह युग, उस समय अब लोहा का धीरे धीरे प्रचलन स्टार्ट हुआ। कहाँ में? दक्षिण भारत में, उसको लोह युग भी कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है दक्षिण भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ। समय का यह अनुमान हल्लूर में प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है। ठीक है, 1100 ईस्वी के आसपास हुआ था, दक्षिण भारत में शुरुआत हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट है उत्तरी दक्कन महाराष्ट्र में भी कई ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां जैसे हल्लूर, पय्यमपल्ली आदि में भी ऐसे ही स्थिति थी। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण भारत में लोह युग का प्राचीनतम चरण पिकलीहल और हल्लूर की खुदाई एवं संभवतः ब्रह्मगिरी के शव दफनाने व गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया है। नेक्स्ट है इन समाधान के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं काले एवं लाल मृदभांड तथा फीके रंग भूरे एवं लाल मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। देखिए जब कोई मर जाता था तो उसके साथ समाधान जब होता था, मन उसको जब शव को दफना दिया जाता था तो उसके साथ बहुत सारे उनके उपयोगी वस्तुओं को डाला जाता था। अब उसमें से बहुत सारे ऐसे मिले हैं जिसमें लोहा के अवशेष मिले हैं, आपका लाल मृदभांड, फीके रंग के, भूरे रंग व लाल काले मृदभांड, ये सब मिले हैं। तो इनसे पता चलता है, फिर कार्बन रेडियो कार्बन पद्धति से पता चला कि इतना साल पुराना है, तो इससे पता चलता है कि उस समय ये सब चीज़ का आविष्कार हो गया था और ये लोग यूज़ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जा सकता है। महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र में भी मिलते हैं, लेकिन जब इतिहास में आपका महापाषाणिक संस्कृति का नाम आता है तो सामान्यतः उसका अर्थ दक्षिण भारत और महापाषाणिक संस्कृति से होता है। महापाषाणिक संस्कृति जो है ये 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, ये शुरुआत हो गया था। ठीक है, अगला है महापाषाणिक शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मेगालिथ शब्द दो शब्दों मेगा व लिथ से मिलकर बना है। मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास व लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से निकलता है, जिसका मेगालिथ का तात्पर्य बड़े बड़े पत्थर खंडों में बनी कब्रों स्मारक से होता है। ठीक है, जब कोई मर जाता था तो उसके कब्रों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, जिसको महापाषाणिक या मेगालिथ उसी को कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे कि कर्नल मीडोज टेलर ने 1851 ईस्वी और 1862 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित सोरापुर दोआब क्षेत्र की महापाषाणिक कब्र स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया है। इसने कर्नल मीडोज टेलर ने कोई ऐसे बड़े बड़े महापाषाण रखा हुआ था, महापाषाण मतलब बड़ा पत्थर रखा हुआ था, तो उसका उत्खनन किया
तो वहाँ से कुछ कब्र मिले, जिससे बहुत सारे सामान मिले, जिससे हम लोग इतिहास को जानने में सहायता मिलता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक अलेक्जेंडर री ने 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच तमिलनाडु के तिरुनलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित आदिचनल्लूर तथा 1904 ईस्वी से 1908 ईस्वी के बीच पेरम्बूर में महापाषाण स्थल का उत्खनन किया। देखिए, वो भी महापाषाण स्थल मतलब कोई कब्र होगा, उसको उत्खनन किया। पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने 1947 में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन कराया। तो इस सब उत्खनन से जो भी साक्ष्य मिले, उससे हम लोग को इतिहास जानने में सहूलियत मिलता है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है महापाषाण युगीन संस्कृति। इसमें है महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तान में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। ठीक है, मतलब इससे आगे हम लोग देखते हैं कि घर के आस फर्श के नीचे या अपना बगीचा में ही आसपास में ही दफनाया जाता था, परंतु महापाषाण जब हुआ, ये युग जब आया, तब दूर में जाके उसको दफनाया जाता था और उसके कब्र के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिया जाता था। ठीक है, साथ ही कब्र में उसके उपयोगी सामान भी डाल दिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में निम्न स्थानों जैसे महाराष्ट्र, आपका नागपुर के पास, कर्नाटक मास्की, आंध्र प्रदेश नागार्जुनकोंडा, तमिलनाडु में आदिचनल्लूर और केरल में पाई गई है। ठीक है, अब इसमें एक है भौतिक संस्कृति। इसमें हम लोग देखते हैं कि बर्तन, कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले एवं लाल मृदभांड है। विशिष्ट बर्तनों में छिछली, तस्तरी, प्याले, गहरे प्याले जो कि गोल आधार वाले तथा कोन के आधार वाले थे। अभी हम लोगों ने देखा कि कब्रों में बहुत सारे उनके उपयोगी सामान भर दिए जाते थे। ठीक है, जिससे इतिहासकारों को इतिहास लिखने में सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है इनके ऊपर दस्त तथा घुंडी वाले ढक्कन थे। बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार वाले पानी के बड़े मटके भी हैं, मतलब ये सब भी मिले हैं। लोहे एवं अन्य धातुओं के वस्तुओं का विस्तार। महापाषाण युग, इस जगह तो थोड़ा सा देखिए, महापाषाण युग के सभी स्थल विदर्भ, मध्य प्रदेश में नागपुर के समीप जूना पानी से लेकर दक्षिण में आदिचनल्लूर तथा लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र लोहे की वस्तुएं समान रूप से पाई गई है। ठीक है, कहाँ? मध्य भारत के क्षेत्र में, विदर्भ के क्षेत्र में ये लोहे के सामान बहुत ज़्यादा मिले हैं। इसमें हम लोग देखें तो लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, चपटी लोहे, कुल्हाड़ियाँ जिसमें पकड़ने के लिए लोहे का दस्त होता था, उभरे हुए चपटे किनारे के विभिन्न फावड़े, बेलचे, खुरपी, कुदाले, हंसिया, फरसे, फाल, आपका सब्बल, बरछे, छुरे, छेनी अथवा बसूले, तिपाइयाँ, बर्तन के स्टैंड, आपका तस्तरियाँ, लटकाने वाले लैंप, कटारे, तलवारें जिनमें कुछ के दास्तों में कांसे का आभूषण भी जड़े हुए थे, तीर के आपका जो है फलक है तथा बरछे के फलक जिनके पात्र खोखले हैं, विशेष अवसरों के लिए
सीप, जड़ी, कुल्हाड़ियाँ, लोहे के त्रिशूल आदि। ये सारे के सारे ये सब चीज़ देखिए इतना साल आगे बन गया था और वो लोग यूज़ भी करते थे। ठीक है, जो अभी हम लोग अभी भी उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, धातु के अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र और कांस्य की घंटियाँ पाई गई है, जो कि घोड़े अथवा गाय के बैलों की घंटिया के रूप में इस्तेमाल की जाती रही होगी। सोने अथवा आपका है अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी इन स्थानों से मिले हैं। देखिए घंटिया मिल गया था, जो अभी भी देखिएगा तो बैल या घोड़े के गले में टांगा हुआ रहता है, वो सब उस समय ही यूज़ होता था। ठीक है, अंतिम पॉइंट है ये समाधान विधियाँ। तो इसको भी देख लेते हैं। आंशिक समाधान था, एक पूर्ण समाधान था। आंशिक समाधान में देखेंगे तो महापाषाण संस्कृति में अधिकांश मृतकों का आंशिक समाधान किया जाता था। दक्षिण भारत से मिली अधिकांश कब्र में वयस्कों के केवल कुछ चुनी हुई हड्डियां को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, पूर्ण समाधान जो है इसमें नागार्जुन कोंडा, मास्की आदि, चन्नल्लूर आदि से पूर्ण समाधान के भी उदाहरण मिले हैं। पूर्ण समाधान में मृतकों को पूर्व पश्चिम क्रम अर्थात सिर पूरब की ओर और पैर पश्चिम की ओर करके दफनाया जाता था। मृतक बच्चों को प्रायः पूर्ण रूप से बड़े बड़े घड़ों कलशों में भरकर दफनाया जाता था, जिसे कलश समाधान भी कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद है अंत्योष्टि सामग्री। अंत्योष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। अंत्योष्टि सामग्री या तो कब्र में शव के साथ रखी गई है या कब्र के बाहर स्मारक के रूप में रखी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोगों ने अध्याय 3 को देखा, जो था ताम्रपाषाण कृषक संस्कृति। इसके बाद हम लोग लेसन 4 भी देखेंगे, जो कि अब हड़प्पा सभ्यता का होगा। तो उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसी तरह हम लोग लेसन बाय लेसन जो है इस किताब का लेके आ रहे हैं, एक भी लेसन नहीं छोड़ेंगे। बीच में थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो छोड़ने में, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रहा था घर में। तो अब रेगुलर रहेंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो इस किताब को आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है इतिहास के लिए, और बाकी सब सब्जेक्ट का भी जो है मैं इसी तरह लेसन बाय लेसन लाऊंगा। यदि इसको लेना चाहें आप तो ऑनलाइन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अदरवाइज़ अपने नज़दीकी बुक स्टॉल में जाके भी इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।